महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस अत्यंत यशस्वी विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर पूनम टंडन जी, अभी जिनका बीच वक्तव्य हम लोगों ने सुना, प्रोफेसर सदानंद प्रसाद गुप्त जी, इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे कुशलनाथ मिश्र जी, सभा कक्ष में उपस्थित प्रोफेसर त्रिभुवननाथ शुक्ल जी, डॉक्टर विजय सिंघल जी, देश भर से उपस्थित प्रतिष्ठित विद्वत वृंद, प्रिय विद्यार्थियों, अनेक विश्वविद्यालयों में तरह तरह के पीठ हैं, कम है लेकिन है। लेकिन महायोगी गोरखनाथ जी के नाम पर जितना भव्य और व्यवस्थित पीठ इस विश्वविद्यालय में निर्मित हुआ है, निस्संदेह यहाँ के कुलपति महोदय, योजनाकार सभी बधाई के पात्र हैं। लंबे समय तक कार्य करते जाने के लिए इस प्रकार के जगह की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। गोरखनाथ जी भारत के महान योगी थे। डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे थे कि शंकराचार्य के बाद सर्वाधिक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व गोरखनाथ जी का है। विक्रम की 10वीं शताब्दी डॉक्टर पिताम्बर दत्त बड़थवाल गोरखनाथ जी का समय मानते हैं, जिससे योग का प्रचार किया वह वैदिक है। उपनिषदों में भी चर्चा है और विक्रमादित्य के पूर्व भी योग की चर्चा है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी कई विद्वान पतंजल का समय मानते हैं। 269 विक्रम पूर्व भी कुछ विद्वानों का मानना है। पतंजल योग सूत्र के साथ योग की बात। यूनानी योद्धा सिकंदर अपने साथ एक योगी को लेकर गया था। उस युद्ध के समय उसकी भेंट एक योगी से हुई थी। इसका अर्थ ये हुआ कि ईसा पूर्व भारत में योग की बड़ी परंपरा थी। पतंजल ने उसको व्यवस्थित किया। नाथ योगी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक के रूप में आदिनाथ जी स्वयं प्रतिष्ठित हैं, जिन्हें शिव का अवतार माना जाता है। वे साक्षात शिव हैं। उसी रूप में उनकी प्रतिष्ठा है, उसी रूप में जनता भी जानती है। गोरखनाथ जी ने जो लिखा उसमें काया शोधन पर बल दिया, और यह काया शोधन प्राणायाम और कुछ आसनों के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो क्या गोरखनाथ जी का जो हृदय है वह कुछ आसन और प्राणायाम तक सीमित है या उसके आगे है? हिंदी के जो विद्वान हैं उन्हें मालूम है कि हिंदी साहित्य की परंपरा को सिद्धों से प्रारंभ माना जाता है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरपाद को हिंदी का पहला कवि माना और उन सिद्धों को कबीर के साथ जोड़ना एक कठिन परंपरा थी, एक कठिन विषय था। पहली बार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने नाथों की चर्चा करते हुए इस बात को स्थापित किया कि सिद्धों के बाद नाथों को रखते हैं
ये जो 300 वर्ष का गैप है, यानी सिद्धों का समय हम बहुत भी खींचते हैं तो 7वीं और 8वीं शताब्दी से लेकर और गोरखनाथ जी का समय 11वीं शताब्दी, ये 300 वर्ष को समझना कठिन होता था। तो नाथ पंथ को बीच में डालने के साथ हिंदी साहित्य की एक अविरल धारा का बोध हुआ। मैं चर्चा कर रहा था कि केवल योग, प्राणायाम और आसन ये गोरखनाथ नहीं है। भारत में एक समय जिसकी चर्चा गांधार से लेकर असम तक की हो रही है और कश्मीर से लेकर केरल तक बौद्धों का प्रभाव क्षेत्र था। स्वयं सरस्वती के रूप में चर्चा हो रही है दक्षिण भारत में कि वेदों की रक्षा कौन करेगा। सर्वत्र बौद्ध थे। बौद्धों का विलय कालांतर में हिंदू धर्म के साथ पुनः हो गया। तो जो हो गया उस चर्चा के क्रम में नाथ पंथ की चर्चा कम होती है, कुछ प्रतिष्ठित विद्वान करते हैं। नाथ पंथ ने जो पद्धति प्रारंभ की, उस पद्धति के कारण बौद्धों को अपना दार्शनिक आधार, सैद्धांतिक आधार हिंदू धर्म के करीब प्रतीत हुआ और धीरे धीरे वे विलयित होते चले गए। राहुल सांकृत्यायन ने 5 बौद्ध दार्शनिक पुस्तक लिखी है। वो अलग अलग प्रदेशों से आते हैं। 5 बौद्ध दार्शनिक ब्राह्मण है। ब्राह्मण और बौद्ध के विवाद की चर्चा होती है। 5 बौद्ध दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन परंपरा के क्रम में बौद्ध दर्शन को पढ़ने की कोशिश की। परशुराम चतुर्वेदी जी गोरखनाथ की परंपरा के 12 शाखाओं की चर्चा करते हैं। उन 12 शाखाओं में सत्यनाथ पंथ है, भुवनेश्वर में है। धर्मनाथ पंथ है का स्थान कच्छ प्रदेश थिनोधर में बतलाते हैं। कपिलानी पंथ है गंगा सागर के निकट दमदमा में। रामनाथ पंथ है, इसके प्रवर्तक संतोष नाथ जी जहाँ पर हम खड़े हैं वो गोरखपुर है। लक्ष्मणनाथ पंथ झेलम जिला गोरक्ष जिला में। वैराग पंथ है, इसके प्रथम प्रचारक भर्तृहरि जी माने जाते हैं और इसका स्थान पुष्कर क्षेत्र में है। पुष्कर से कोई 18 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में। माननाथी पंथ पावनाथ पंथ के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य स्थान जोधपुर का महामंदिर है। आई पंथ, इसकी मुख्य प्रचारिका विमला देवी जी थी। इसका केंद्र दिनाजपुर जिले के गोरक्षपुरी को बतलाते हैं। यानी जो प्रतिष्ठित 12 स्थान गोरखनाथ जी के हैं उसमें एक स्थान की मुख्य प्रचारिका विमला देवी जी है। स्त्री साहित्य और विमर्श में जब हम आज चर्चा करते हैं, ये होता है कि भारतीय धर्म साधना में महिलाओं को कम स्थान था, लेकिन एक पूरा का पूरा स्थान विमला देवी जी देख रही थी। गंगानाथ पंथ गुरदासपुर में, ध्वजनाथ पंथ अम्बाला इसका प्रधान केंद्र है। पागल पंथ के प्रवर्तक चौरंगीनाथ जी थे। इसका केंद्र गोहर पंजाब में है। रावल या नागनाथ पंथ, इसका प्रधान केंद्र है रावलपिंडी में। यानी ये जो 12 स्थान है गोरखनाथ जी से जुड़े हुए, ये स्थान गोरख पंथ की व्यापकता और उसकी स्वीकार्यता को स्थापित करते हैं। जालंधर नाथ जी के नाम पर ही जालंधर शहर बसा हुआ है। बड़ी संख्या में नाथपंथी असम में है। नाथ उपाधि धारण करने वाले लोगों की संख्या, जिनके नाम में नाथ लगा हुआ है, ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है। और नाथपंथ की एक बड़ी साधना स्थली के रूप में पूरा का पूरा
पूर्वोत्तर क्षेत्र स्थापित होता है। राजस्थान के संदर्भ में जब हम भक्ति साहित्य के विकास पर बात करते हैं, भक्ति आंदोलन की बात करते हैं, तो उसकी शुरुआत गोरखनाथ और गोरख पंथ के साथ होती है। आज से 1000 वर्ष पहले पूरे राजस्थान में गोरखनाथ का बड़ा प्रभाव था। आज भी गोरख पंथ से सांसद और विधायक भी होते हैं। एक बड़ा प्रभाव क्षेत्र गोरखनाथ का था। गलता पीठ है जो रामानंद संप्रदाय में उत्तर तोताद्रि के नाम से प्रसिद्ध है, वो गोरख पंथियों के पास था। उसके बाद पूरा का पूरा मारवाड़ क्षेत्र, बीकानेर में गोरख पंथ, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पूरा का पूरा पोखरण, मेवाड़ का क्षेत्र, मेवात का क्षेत्र, उधर ढूंढार की तरफ जाते हैं तो वहाँ हड़ौती, जिसमें कोटा, बाड़ा, बूंदी और झालावाड़ आता है, इस क्षेत्र में भी नाथ पंथ का प्रभाव। उसके बाद रामानंद का व्यापक प्रभाव राजस्थान में आया, राम भक्ति शाखा। समानांतर निर्गुण पंथियों का भी एक व्यापक प्रभाव था, लेकिन निर्गुण पंथ के साथ गोरखनाथ की संपृक्ति को हम देख सकते हैं। दादू दयाल ने कहा कि जो कबीर का विचार है, कबीर का जो ईश्वर है वो मेरा ईश्वर है। कबीर पंथ में जो योग है, दादू पंथ में जो योग साधना है, उस पर व्यापक प्रभाव गोरखनाथ का है। निर्गुण पंथियों में जम्बनाथ, यशनाथ और दादू पंथ के अनेक शिष्य, दादू दयाल से लेकर सुंदरदास तक, उस पूरी परंपरा में जहाँ जहाँ योग है वहाँ वहाँ पर गोरखनाथ है। बाद में श्री कृष्ण भक्ति का एक व्यापक प्रचार और असर हुआ। औरंगजेब के समय जब मथुरा वृंदावन में मंदिर तोड़े गए, तो विशेष रूप से 4 श्री कृष्ण मंदिर राजस्थान में आए। गोविंद देव जी जयपुर में, गोपीनाथ जी जयपुर में, मदन मोहन जी करौली में और श्रीनाथ जी, जिनके नाम पर ही नाथक द्वारा है। एक श्री कृष्ण भक्ति का व्यापक प्रचार। और श्री कृष्ण स्वयं योगी है। योगी के साथ श्री कृष्ण की बात होती है और परिभाषा भी योग की, योगा कर्मसु कौशलम, वहीं से आती है। अब इस गोरखनाथ पर कोष का काम करने का एक बड़ा बीड़ा इस पीठ ने उठाया है। इसको कैसे तैयार किया जाए? सबने कहा कि अनुभव क्या कहता है, तो अलग अलग कोषों के लिए अलग अलग अनुभव है। मैं जब केंद्रीय हिंदी संस्थान में निदेशक था, कोष बनते थे, शुरुआत मैंने नहीं की, लेकिन जिस तरह से काम बांटा गया और दिया जा रहा है, उसमें मुझे लगा कि असुविधा होती है। किसी व्यक्ति को कोई खंड लिखने को कहा, कार्यालय से बैठकर महीने में 1-2 बार फोन करते हैं, कहते हैं 10 पेज हो गया, 20 पेज हो गया, भेजने के लिए आप निवेदन करते हैं तो आता नहीं। मैंने वहाँ पर दूसरी पद्धति की शुरुआत की कि जो भी कोर्स बनाना है, उस कोर्स से जुड़े हुए 5 विद्वानों को 7 दिन के लिए कार्यशाला करके, संस्थान के बाद वैसा कोई गेस्ट हाउस नहीं था, गेस्ट हाउस होता तो और सस्ता पड़ता, उनको आगरे में ही रखेंगे, दिल्ली के आसपास होंगे तो दिल्ली के अंदर पर रखेंगे। तो 5 विद्वानों को बुला करके 7 दिन की कार्यशाला करना और सुबह 10 बजे से लेकर के जब तक वो बैठ सके 5-6 बजे तक। कई लोग कहते थे कि हम अपने कमरे पर जाकर के यही काम करेंगे जब घर से यहाँ आ गए। तो मैंने देखा कि जो लिखने का काम है उसमें 7 दिन एक विद्वान रहता है तो कम से कम 20 पेज, कई लोग तो 30 पृष्ठ लिख करके जाते थे और 7 कार्यशाला में एक भाग पूरा हो जाएगा। एक विद्वान 7 बार 7-7 दिन के लिए आएगा और 20 पृष्ठ लिखा तो 150 पृष्ठ लिखेगा, कम लिखा तो 100 पृष्ठ लिखेगा। 5 की टीम है तो 500 पृष्ठ की पुस्तक है 7 कार्यशाला में उपलब्ध हो जाएगी। ठहराने का जो खर्च हो, गेस्ट हाउस है यूनिवर्सिटी का, तब तो बहुत कम। होटल भी हम लेते हैं,
और हिंदी के विद्वानों को बहुत आग्रह नहीं होता है कि बड़े होटल में ठहरा जाए। नियमानुसार जो ऑनरेरियम होता है उतने पर भी काम हम करते हैं, तो मुझे लगता है कि 7 कार्यशाला में एक भाग जो सैद्धांतिक है वह पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, इस कोर्स के साथ उसको 2 भागों में विभाजित करेंगे, एक तो शब्दार्थ केंद्रित और दूसरा परिभाषा कोर्स। पहले 2 कोर्स शब्दार्थ के लिए गोरखनाथ जी के पूरे लेखन से 500 शब्दों का चयन करें, जैसे अरध उरध, अजपा जाप। अजपा जाप की परंपरा निर्गुण संतों तक भी, अजपा जाप जपो रे भाई। अब ये अजपा जाप क्या है गोरखनाथ के, और ये अजपा जाप किस रूप में विकसित होता है, योग में अजपा जाप क्या है। तो पहले तो अजपा जाप का शब्दार्थ, उसके बाद उसको हम परिभाषा कोश में ले लेंगे। तो 500 शब्दों का हमने चयन किया और उसके शब्दार्थ पर गए, 2, 3, 4, 5, 6 अर्थ मिल गए, तो यह कोश 300 पृष्ठों का होगा। फिर उसका परिभाषा कोश, परिभाषा कोश में शब्द की सीमा रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। कुछ शब्द हैं जो 2 पृष्ठों की मांग करते हैं, तो हमने उसमें से 200 शब्दों को लिया और 200 शब्दों की व्याख्या 2-2, 3-3 पृष्ठ की लिखवाई। तो केवल 500 शब्दों का चयन किया, तो 500 शब्दों का परिभाषा कोश 3 वॉल्यूम में होगा, 2-2 पृष्ठ लिखा गया। कुछ पर 1 पृष्ठ होंगे, कुछ के 5 पृष्ठ भी होंगे। इस तरह से 4 पुस्तकें केवल, एक तो शब्दार्थ कोश और दूसरी परिभाषा कोश से अपनी पूरी हो जाएगी। शब्दों का चयन, एक कार्यशाला में 500 शब्दों का चयन हो सकता है। उसके लिए गोरखनाथ जी पर प्रकाशित है, केवल पाठ को रखेंगे। अब पाठ को अंडरलाइन करेंगे कि कितने शब्द इसमें से पारिभाषिक हैं। उन पारिभाषिक 500 शब्दों को चुनना और अगली कार्यशाला में उसके शब्दार्थ को लिखवाना, यह काम केवल 3 कार्यशाला में पूरा हो जाएगा। उसके बाद उसकी व्याख्या के कोर्स पर जाएंगे, परिभाषा कोर्स जिसको कहते हैं। उसमें हम चयन कर सकते हैं कि ये 200 शब्द हैं और हमारे पास ये 7 या 5 विद्वान हैं, उनको हम 40-40 शब्द देंगे। इसके देने की दोनों पद्धति हो सकती है कि सर आप 40 शब्दों के लिए 3-3 पृष्ठ लिख कर भेज दीजिए। मुझे वो काम कठिन लगा कि लिख कर भेज दीजिए और आग्रह पर आग्रह हम करते जा रहे हैं, वो आती नहीं थी। कुछ लोग भेज देते थे, आप 7 दिन के लिए आ जाइए, यहीं रहिए, रहने खाने पीने सोने की व्यवस्था हमारी ओर से, नियमानुसार जो ऑनरेरियम होता है हम देंगे, और ये 100-125 पृष्ठ आप लिख करके जाइए, तो ये काम शीघ्रता से हो जाएगा, प्रकाशित भी होता है कई बार। लेकिन जब तकनीकी शब्दावली आयोग के मैं अनुभव को बताऊंगा तो वो कठिन है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में डॉक्टर साहब वहाँ भी सदस्य रहे हैं, दिन भर के बाद और 2 लाख रुपये तय खर्च करने पर भी एक शब्द का अर्थ तय नहीं होगा। जैसे डिमोनेटाइजेशन। अब डिमोनेटाइजेशन के लिए एक शब्द है, कामिल बुर्के के शब्दकोश में विमुद्रीकरण है, अखबारों ने लिखा नोटबंदी। तब उसके लिए एक पद्धति है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में वहाँ कुछ दिन मेरे पास अतिरिक्त कार्यभार था, तो वहाँ एक भाषा वैज्ञानिक चाहिए, एक संस्कृत का विद्वान चाहिए, हिंदी का विद्वान चाहिए, अंग्रेजी का चाहिए ही चाहिए। तो 6 से 8 लोगों की कमेटी है। अब दिन भर जूझने के बाद भी कि ये विमुद्रीकरण है या नोटबंदी है, ये थाना है या स्थानक है। जैसे एयरपोर्ट हवाई अड्डा है या विमान पत्तन है, यह आज तक तय नहीं हुआ। दक्षिण के विद्वान हवाई अड्डा पर तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि हवाई अड्डा, और अड्डा शब्द से ही दिक्कत है कि अड्डा उत्तर भारत में भी कोई अच्छे अर्थ में नहीं लिया जाता है। जैसे किसी को कहिए कि अड्डेबाज है तो स्वीकार थोड़ी है, कहते विमान पत्तन है। पत्तन के साथ
जहाज का उतरना, रख रखाव, पहले पानी के जहाज होते थे, और उसके साथ उसका निर्माण से लेकर के मरम्मत तक सब कुछ जुड़ा हुआ है। उनको लगता है कि पत्तन शब्द से उत्तर के विद्वानों को असुविधा क्यों होती है। अड्डा कहो, पत्तन कहो, दक्षिण भारत से आया हुआ भारतीय भाषा का शब्द है, और संविधान भी हिंदी के लिए कहता है मूलतः संस्कृत से, गौणतः भारतीय भाषाओं से, लेकिन हम उसको हवाई अड्डा कहेंगे, विमानपत्तन नहीं कहेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसकी स्वीकार्यता में दिक्कत नहीं है, जैसे 64 है, डॉक्टर साहब से बात हुई, वो 64 है कि 64 है। पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में 65 तो ठीक है, 65 बोलते हैं तो बिंदी लगाते हैं, लेकिन 64 बोलते हैं। डॉक्टर साहब राजस्थान से हैं, पूरे हाड़ौती क्षेत्र में 64 बोलते हैं। चावल को भी चावल बोलते हैं, अनुस्वार देते हैं। यदि राजस्थान का विद्वान समिति में है तो वो जिद्दत के अंत तक कि नहीं, ये 64 नहीं है, 64 है। बनारस में 64 ही माता का मंदिर है, 64 ही नहीं है। अब ये 64 64 है कि 64 है। आप कहते हैं कि राजस्थान की सारी बोलियां हिंदी है, भोजपुरी भी हिंदी है, अवधी ब्रजभाषा सब हिंदी है। तो एक तरफ आपने 65 स्वीकार किया, तो 65 के तर्ज पर 64 करने में क्या दिक्कत है। तो आप प्रशासनिक शब्दावली देखेंगे, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का अनुवाद देखेंगे, तो वहाँ 64 किया। हम बनारस के, गोरखपुर के विद्वानों को नहीं मानेंगे कि वो 64 है, 64 नहीं है, 64 है। राजस्थान भी हिंदी है तो 64 है। लेकिन इस कोर्स में वह तकनीकी दिक्कत नहीं है कि हमको हवाई अड्डा है या विमानपत्तन है उस पर बहस नहीं करनी है। 64 पर भी बहस नहीं है। विमुद्रीकरण है या नोटबंदी है, जिससे कि 7 विद्वान दिन भर बैठें और विश्वविद्यालय 2 लाख का पेमेंट करें और उसमें से प्राप्त कुछ भी न हो, केवल विचार विमर्श के बाद बात पूरी हो गई, ऐसा भी नहीं है। और सारे विद्वान हवाई जहाज से आएंगे, ऐसा भी नहीं है। भारत सरकार का है तो थोड़ी दूरी पर भी है, तब भी हम विमान की सुविधा मिल रही है तो हम आएंगे। और 16 रुपये पर किलोमीटर टैक्सी है तो हम बड़ी टैक्सी लेकर के आएंगे, छोटी में क्यों आएंगे। तो ये असुविधा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि 7 दिन के लिए 5 या 7 की टीम को बुला करके ये काम यहीं पर करवाना चाहिए, तो ये ज़्यादा लाभदायक होगा। और जो कोर्स निर्माण योजना है वह शीघ्र पूरी होगी। देखिए, इतना बड़ा केंद्र है, केवल गोरखनाथ जी और कोर्स पर काम करने के बाद हम क्या करेंगे। इसलिए यह केंद्र शोध के साथ जुड़े। कल को निश्चित रूप से जब इतना बड़ा केंद्र है तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर आएंगे, उसके साथ हिंदी विभाग है, कहीं पर कोर्स सुपरवाइजर के साथ या शोध की सुविधाएं स्वयं केंद्र को मिलेगी, तो तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा दिया जाए। गोरखनाथ के प्रभाव में कर्नाटक में विपुल साहित्य है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, राजस्थान में तो है ही, पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में है, असम में है। तो उस प्रभाव को देखने के लिए उन भाषाओं के साथ तुलनात्मक साहित्य की आवश्यकता होती है। इसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग में, रचनात्मक लेखन में गोरखनाथ किस तरह से प्रस्तुत हुए, फिर गोरखनाथ का प्रभाव किस तरह से विस्तृत हुआ और कैसे गोरखनाथ विस्तृत हुए, एक निश्चित कालखंड में कैसे गोरखनाथ के प्रभाव में कमी आई और कैसे उन जगहों पर अन्य जो संत संप्रदाय और साधु संप्रदाय हैं वे प्रतिष्ठित होते चले गए, और फिर कैसे पुनरुत्थान का समय गोरखनाथ के साथ प्रारंभ होता है। उस पूरी की पूरी परंपरा को पढ़ने और समझने के लिए आज गोरखनाथ की आवश्यकता है। गोरखनाथ और गोरखपंथ सामाजिक धरातल पर, अब राजनीतिक धरातल पर एक बड़ी भूमिका के साथ कभी भारत में प्रकट हुआ था, और वह प्रभाव आज भी दिखलाई पड़ता है, जो समय समय पर पूरे भारत में गोरखपंथ और गोरखपंथियों ने अनुभव किया। समाज संपृक्ति
जिस योग की बात पतंजल ने कभी की, उसके पहले भी पतंजल ने भी हवा से नहीं लिया, वैदिक परंपरा से लिया। और उसके बाद गोरखनाथ जी के समय में जिस तरह से ये प्रतिष्ठित हुआ और आज हर व्यक्ति हर घर में योगी है। योग और प्राणायाम की एक धूम जो मची हुई है रामदेव जी के साथ, यद्यपि वो आज समझिए, लेकिन इसका अर्थ ये है कि गोरखनाथ जी ने जिस योग की बात की वो सभी धर्म संप्रदाय में, शायद ही कोई धर्म संप्रदाय मठ मंदिर होगा जहाँ पर नियमित रूप से योग नहीं हो रहा है। तो गोरखनाथ जी को सामाजिक चेतना, उनका साहित्य, उसका प्रभाव, पंथ, लेखन, इन तमाम संदर्भों में जो पूज्य स्थान है उनकी व्याख्या और उसके प्रभाव के संदर्भ में देखने और पढ़ने की जरूरत है। पहला बीड़ा हमने उठाया है कोश के रूप में, तो मेरा सुझाव है कि 2 कोश, शब्दार्थ कोश और परिभाषा कोश, इसको तैयार करने के बाद क्रमशः फिर स्थानवाची कोश, जैसे 12 स्थान जो परशुराम चतुर्वेदी जी ने बताए, ये स्थान और भी हो सकते हैं। कालांतर में कुछ स्थान और भी विकसित हुए, तो उन परंपराओं पर एक एक कोश, जैसे राव योगियों की परंपरा पर पूरा का पूरा कोश हो सकता है, संतोष नाथ जी की परंपरा पर पूरा कोश निर्मित हो सकता है, विमला देवी जी की परंपरा पर पूरा कोश निर्मित हो सकता है। ये बड़ा और महत्व काम है। इन्होंने परिचय में कहा, सांस्कृतिक आलोचना के बाद भारतीय साहित्य को सांस्कृतिक आलोचना की दृष्टि से पढ़ने की जरूरत है। हमने मनोविश्लेषण की दृष्टि से पढ़ा, मार्क्सवाद की दृष्टि से पढ़ा, पता नहीं कितनी ही दृष्टियों से हम भारतीय साहित्य को पढ़ते रहे। भारतीय साहित्य को हमने कभी सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं पढ़ा, पर कालांतर से वो सांस्कृतिक दृष्टि आती रही। गोरखनाथ जी का जो ये कोश निर्माण है और इससे पीठ ने उसको लिया है, तो सांस्कृतिक दृष्टि से लिखते पढ़ते हुए एक परंपरा विकसित होगी, जिससे कि हम सांस्कृतिक भारत को पर समझ सकेंगे। इस महत्व आयोजन के उद्घाटन सत्र में विश्वविद्यालय ने आमंत्रित किया, इसलिए कुलपति महोदया प्रोफेसर सदानंद गुप्त जी, कुशल राज जी मिश्र को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आपका ये